दोस्तों आज हम एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का लेक्चर नंबर 6 शुरू कर रहे हैं और आज के इस लेक्चर में हम एडमिशन में 8 नंबर का जो क्वेश्चन आता है उसकी तैयारी हम आज से शुरू कर रहे हैं। तो 8 नंबर को जो एडमिशन में क्वेश्चन आता है जिसमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना आता है। कई बार इसकी जगह इसके ऑप्शन में या इसका सब्स्टिट्यूट में जर्नल एंट्री पूछ लेता है। तो नॉर्मली 99% जो है इसका ये रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट ही बनाने के लिए आता है। और अगर जर्नल एंट्री आएगा भी तो आपको कैपिटल अकाउंट और रिवैल्यूएशन अकाउंट आपको बनाना ही पड़ेगा वर्किंग नोट में, उसके बिना आप जर्नल एंट्री नहीं कर सकते। और जर्नल एंट्री तो आप कर भी सकते हो, मैं अगले लेक्चर में बता भी दूंगा कि इसके हेल्प से जर्नल एंट्री कैसे करते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। हमने इससे पहले अभी बार बार मैं बता रहा था कि कोई भी एडमिशन में अगर पुराने पार्टनर को कुछ घाटा या फायदा होता है तो हम उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू एडजस्ट करते थे। अब हम समझते कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब क्या होता है। एक बात बताइए, अगर कोई एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए या ज्यादा हो जाए तो वो घाटा या फायदा आप पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लिखते थे ना। हाँ सर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखते थे। अब क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट साल के एंड में बनाया जाता है और ये पार्टनर कभी भी पार्टनरशिप में नया पार्टनर एडमिट हो सकता है ना। हाँ सर, नया पार्टनर कभी भी एडमिट हो सकता है। तो अब साल के बीच में अगर कोई एसेट्स की वैल्यू कम या ज्यादा हुई है और उसको एडजस्ट करना हो तो किस अकाउंट के थ्रू करें, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो साल में ही बनता है, साल के एंड में एक ही बार बनता है। तो उसके बीच में हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। क्या नाम दे देंगे हमने? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। और इसी को दोस्तों दूसरे नाम से जानते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। इसी को क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो अगर कोई एसेट्स की वैल्यू में चेंज आती है तो उसको कहते हैं रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। क्या कहते हैं? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। और वही अगर कोई लायबिलिटी की वैल्यू में कम या ज्यादा होती है तो उसको कहते हैं रीअसेसमेंट। क्या कहते हैं दोस्तों? रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। सर ये एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा होती है तो उसको रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स क्यों कहते हैं, और लायबिलिटी की वैल्यू अगर कम ज्यादा होता है तो उसको रीअसेसमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि लायबिलिटी एक वैल्यू नहीं है, लायबिलिटी वो अमाउंट जो मुझे पे करना है। तो पे करना है तो उसकी दोबारा से कैलकुलेशन की जाती है कि हाँ मुझे कितना पे करना है। तो रीअसेसमेंट एक प्रकार से कैलकुलेशन है कि मुझे इसको इतना पे करना है। रीअसेस एक प्रकार से चेक करना कि हाँ जिसको मुझे देना है वो जिंदा है भी या नहीं। अगर जिंदा है तो चेक करें, रीअसेसमेंट यानी दोबारा से चेक करना है कि मुझे कितना पे करना है, सामने लेने वाला बंदा है या नहीं। और एसेट्स की वैल्यू कम ज्यादा, रीवैल्यू यानी एसेट्स की दोबारा से वैल्यू लगाई गई है। समझ में? लायबिलिटी में तो ऐसा तो नहीं लगा सकते हो भाई मैं तो दूंगा ही नहीं, मैं तेरे को 10 की जगह 5,000 दूंगा, नहीं ना, सामने वाला भी तो मानना चाहिए ना। तो वही चेक करेंगे, आजमाएंगे भाई 10 के बदले 5 ले लेना। तो अगर वो मान जाता तो ठीक है, या तो वो चल बस आई दुनिया से देखेंगे कि हाँ यहाँ रहता था है नहीं, अगर छुपके से देखे नहीं है चला गया भाई फायदा है। तो उस तरह से हम ऐसे लायबिलिटी की हम चेक कर रहे हैं लायबिलिटी को, इसीलिए उसको रीअसेसमेंट कहते हैं। ट्रीटमेंट दोनों का एक जैसा है। अच्छा बताइए, एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाए तो फायदा है ना। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे पीएनएल अकाउंट में क्रेडिट साइड, क्या मैंने उल्टा लिख दिया यहाँ पे, क्रेडिट साइड में, यहाँ डेबिट साइड का मतलब क्या है? घाटे, और क्रेडिट का मतलब क्या होता था? फायदे। तो इसका मतलब एसेट्स की वैल्यू बढ़ना, फायदा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, क्रेडिट साइड लिखेंगे। और अगर एसेट्स की वैल्यू कम हो जाए तो घाटा, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। कमाल है ना। हाँ सर, वैसे लायबिलिटी की वैल्यू आप खुद सोचिए कि मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा तो मेरे लिए फायदा है या कम पे करना पड़ेगा तो फायदा है। सर कम पे करना पड़ेगा तो फायदा है, तो फायदा डिक्रीज इन लायबिलिटी। हाँ, और अगर ज्यादा पे करना पड़ेगा तो घाटा, इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, इंक्रीज इन लायबिलिटी। कमाल है, यहाँ मैंने वैल्यू वर्ड यूज किया, यहाँ पे वैल्यू नहीं, यहाँ सीधा सीधा लायबिलिटी कम या ज्यादा। ओके, अनरिकॉर्डेड एसेट से लायबिलिटी क्या होता है? आपको पता चले कि सपोज ये जो ताजमहल है वो समझ लो आपको कहीं से एक पर्चा मिला, उसमें लिखा है कि वो आपके परदादा ने, आपके परदादा का है, परदादा या परदादा उससे परदादा। तो बताइए आपके लिए फायदा है घाटा है? यानी वो एसेट जो आपने रिकॉर्ड नहीं किया, आप पता चले कि वो अब आपका है, तो भाई खुशी की बात है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। और लायबिलिटी, जिस घर में आप रह रहे हो पता चले कि वही किसी और का, कोई आ जाए और ये पर्चा दिखा दे कि भाई ये तो मेरा है चलो खाली करो, तो वो क्या? अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, देना पड़ेगा या तो घर के बदले, मतलब लायबिलिटी। विदाउट हेलमेट जाने से चालान कट गया, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। ठीक है ना। तो ये अगर क्रेडिट साइड का ज्यादा है, डेबिट कम है, तो हमारे लिए फायदा, फायदा को ट्रांसफर कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। और अगर डेबिट ज्यादा है
फायदा कम है तो घाटा। तो हम ये अकाउंट क्वेश्चन नंबर 22 के थ्रू हम इस पूरे को समझते हैं। चलिए जल्दी से देखिए क्वेश्चन नंबर 22। चंदर एंड दामिनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली, यानी दो पार्टनर इसमें चंदर और दामिनी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली है। 31 मार्च 2017 का बैलेंस शीट दे रखा है इनका, ठीक है। आगे बैलेंस शीट में दे रखा है, क्या दे रखा है, सन्डी क्रेडिटर है, कैपिटल है चंदर दामिनी का, एसेट साइड में दे रखा है कैश एट बैंक, बिल रिसीव्ड, डेटर, फर्नीचर, लैंड एंड बिल्डिंग दे रखा है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एडमिटेड एलिना एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स ऑन द फॉलोइंग कंडीशन। नेक्स्ट, ठीक है, एलिना विल ब्रिंग ₹3 लाख एज हर कैपिटल एंड 50,000 हर शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामिनी, ठीक है सर। डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड। हाँ, अब ये जो एलिना जो नया पार्टनर एडमिट हो रही है उसकी कहानी हम बाद में करेंगे, पहले पुराने पार्टनर आपस में कर लेंगे काम, बातचीत कर लेंगे। नया पार्टनर की जो पहले एडजस्टमेंट में बोला हम उसको गेट के बाहर ही रोक देंगे, नया पार्टनर को चल तू रुक जा, अभी हम आपस में बातचीत करते हैं, हम आपस में सेटलमेंट कर लेते हैं। तो देखिए डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड है, फर्नीचर विल बी रिड्यूस बाय 10% एंड 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर्स, वैल्यू ऑफ landed building will be appreciated by 20%, there being a claim against the firm for damage, a liability to the extent of ₹8,000 will be created for the same, prepare evaluation for partners capital on the balance sheet of the on that date। कमाल है, हमें 3 चीज बनाना है। तो अब हम एक एक करके बात कर लेते हैं। कब बनाना है, नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। तो इस डेट में सबसे पहला एडजस्टमेंट है डेटर टू द एक्सटेंट ऑफ ₹5,000 वर अनरिकॉर्डेड, यानी 5,000 रुपये का डेटर जो है हमने रिकॉर्ड नहीं किया था, मतलब हमने पिछले साल किसी को उधार सामान बेचा होगा, मैं भूल गया होगा, हमने एंट्री नहीं किया है, तो एंट्री नहीं किया है तो उसे कहते हैं अनरिकॉर्डेड डेटर। तो बताइए पहले से आपके पास डेटर कितने रुपए का है, सर पहले से डेटर 75,000 रुपीज का है। आप बताइए अनरिकॉर्डेड डेटर का क्या मतलब होता है, फायदा या घाटा, सर फायदा। इसका मतलब अब आपके पास डेटर टोटल कितने रुपए का हो गया, 80,000 रुपये का हो गया, ठीक है सर। और इसके लिए एडजस्टमेंट नंबर जरा देखते हैं, थर्ड का लास्ट वाला पार्ट देखते हैं। 5% प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स विल बी क्रिएटेड ऑन बिल रिसीवेबल एंड डेटर, यानी कि 5% प्रोविजन क्रिएट करना किस पे, डेटर पे और बिल रिसीवेबल पे। तो डेटर पे कौन सा डेटर, 75 या 80, याद रखना प्रोविजन सबसे लास्ट में लगाया जाता है। डेटर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट, बैड डेट्स है, अनरिकॉर्डेड डेटर, उन सबका ट्रीटमेंट करने के बाद जो बचता है ना फाइनल अमाउंट, लास्ट अमाउंट, उस पे प्रोविजन लगाते हैं। तो अब इस पे लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कितना है 80,000 रुपये का 5% जो आएगा वो 4,000 रुपये आएगा। इसका मतलब आउटर कॉलम में आपके पास 76,000, और दूसरा किस पे लगाने के लिए बोला है, बिल रिसीवेबल पे। तो बिल रिसीवेबल का अमाउंट कितना रुपए है आपका, क्वेश्चन में 45,000 रुपये है, तो 45,000 रुपये का लेस कर देंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। कितना परसेंट लगाना है, 45,000 रुपये का 5%, 2,250 रुपये, घटा के आप लिख लेंगे तो आएगा 42,750 रुपये। कमाल है, ये हो गया ना, हाँ सर। अब सबसे पहले ये 5,000 रुपये आपके लिए फायदा था ना, तो फायदा है तो कोई भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ना फायदा है, यानी अनरिकॉर्डेड एसेट्स, तो यहाँ पे लिख देंगे क्या, अनरिकॉर्डेड डेटर, कितने रुपए है, 5,000 रुपये। और प्रोविजन हम, क्योंकि घाटा है ना, प्रोविजन का मतलब प्रॉफिट कम होना, तो एसेट्स की वैल्यू कम हो गया है, तो 2 क्या लिख देंगे, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स ऑन किस पे लगा रहे हैं, डेटर पे लगा रहे हैं एंड बिल रिसीवेबल पे लगाए हैं। तो डेटर पे कितना रुपया है, 4,000 रुपये, और बिल रिसीवेबल पे 2,250 रुपये, इसका मतलब 6,250 रुपये। कमाल है, इसका ट्रीटमेंट हो गया। नेक्स्ट है आपका फर्नीचर। तो फर्नीचर के बारे में आपको क्या बोला है क्वेश्चन में, फर्नीचर की वैल्यू सबसे पहले देखिए 1,10,000 रुपये है, और बोला है
10% से कम हो गया है तो डेप्रीशिएशन मानेंगे। तो 1,10,000 का 10% जो होता है वो 11,000 होता है। इसका मतलब कितना रुपए बच जाएगा 99,000। और ये घाटा है ना, तो क्या लिखेंगे टू फर्नीचर अकाउंट, किधर लिखेंगे डेबिट साइड, क्योंकि एसेट्स की वैल्यू कम हुआ है ना, कितने रुपए से 11,000 रुपए से। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। अब हम आगे बात कर लेते हैं कि आगे क्या लिखा है। ये फर्नीचर की वैल्यू कम हो गया, सारा हो गया। अगला है वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी एप्रिशिएटेड बाय 20%। लैंड एंड बिल्डिंग है 3,10,000 रुपये। लैंड एंड बिल्डिंग कितने रुपए का है दोस्तों 3,10,000 रुपये। एप्रिशिएट का मतलब बढ़ गया है, कितने रुपए से बढ़ जाएगा 20% से। तो 3,10,000 रुपये का 20% अगर कहूँ तो 62,000 आएगा। तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 3,72,000। और बढ़ जाना एसेट्स की वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू, फायदा, तो फायदे को क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, कितने से रुपये लिखेंगे 62,000 रुपीज। कमाल है, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हो गया आपका। और अगला लिखा है देयर बीइंग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेज और लायबिलिटी टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 विल बी क्रिएटेड फॉर द सेम। यानी कि कोई चीज़ डैमेज हो गया था तो उसके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गया 8,000 रुपये, यानी एक प्रकार से अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है। यानी कि लायबिलिटी इंक्रीज हो गया ना, घाटा है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में किधर लिखेंगे टू डेबिट साइड, क्या लिखेंगे क्लेम फॉर डैमेज। कितने रुपए का है 8,000 रुपये का। आप देख लीजिए इधर का ज़्यादा है तो क्रेडिट साइड ज़्यादा है, तो यहाँ क्या लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू, क्या लिखेंगे इसमें पार्टनर कौन है चंदर्स कैपिटल अकाउंट एंड दूसरा है आपका दामिनी कैपिटल्स अकाउंट। ठीक है, आप यहाँ पे पूरा लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए है आप इसका टोटल कर लीजिए 67,000 टोटल आ रहा है, माइनस कर देंगे 43,750 आ गया। ठीक है, और इसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो पार्टनर में क्या था इक्वल था, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपका इक्वल ही है, तो इसी को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 20,875। ठीक है, तो हमारा रिवैल्यूएशन अकाउंट तो कंप्लीट हो गया। अब आगे देख लेते हैं फटाफट क्या करना है। और जो ये लायबिलिटी क्रिएट हुआ यहाँ पे लिख लेंगे क्लेम फॉर डैमेज। आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी एडजस्टमेंट में होता है उसका डबल इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये हमारा रिकॉर्ड हो गया है। अब सीधा क्या करते हैं कि कैपिटल बैलेंस शीट में जिसके बारे में कुछ ना बोला हम सेम लिख लेंगे। तो ये सारा तो हो गया। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर के बारे में कुछ नहीं बोला है तो हम एज इट इज लिख लेंगे सन्ड्री क्रेडिटर 1,04,000 रुपये। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस दे रखा है 2,50,000 रुपये है चंदर का, और दामिनी का है 2,16,000 रुपये। तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है तो इधर आ जाएगा, क्या लिखा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना रुपए है 20,875, 20,875 कंप्लीट हो गया ना। और इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो अब हम नया पार्टनर को बुला लेंगे, हम बोलेंगे चल भाई आ जा। तो क्या लेके आ रहा हो कैपिटल लेके आ रहा है, तो नया पार्टनर कैपिटल लेके आता है। तो जनरल एंट्री हमने क्या सीखा था, इसका जनरल एंट्री जो हमने सीखा था कैश या बैंक, इस क्वेश्चन में बैंक का बैलेंस है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, नया पार्टनर कौन कैपिटल लेके आ रही एलिना, तो एलिनास कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल यही एंट्री करते थे ना। हाँ, कितने रुपए कैपिटल 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, और गुडविल का पैसा कितना है 50,000 रुपये। ठीक है ना, तो यानी कि 3,50,000 रुपये बैंक, ये आपने सीखा है ना। तो बताइए एलिनास कैपिटल क्रेडिट हो रहा है ना, तो क्रेडिट साइड लिखेंगे कैपिटल अकाउंट में, किसके में एलिना में, कितना रुपए 3 लाख रुपया। और बताइए ये 3 लाख रुपए क्रेडिट वाले में डेबिट वाले का नाम ना, तो बाय बैंक अकाउंट। तो पता चल गया कि ये बैंक क्यों लिखेंगे यहाँ पे। हाँ, अब दूसरा एंट्री इसके बाद क्या करते थे, दूसरा एंट्री होता था प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट
टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। यहाँ पे मैंने बताया ना केस 1 होता है तो जो ओल्ड पार्टनर है वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो। केस 1 का क्या मतलब है, जो पुराने पार्टनर का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, नया पार्टनर सिर्फ डेफिनेट शेयर के लिए यानी 1/3 शेयर के लिए एडमिट हो रही है यहाँ पे, इसके अलावा क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो जो पुराने पार्टनर का ओल्ड रेशियो वही सेक्रीफाइस रेशियो होगा। आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे कौन कौन पार्टनर है, चंदर और टू दामनी, ठीक है ना। तो कितना कितना गुडविल का पैसा 50,000 रुपये है, तो 50,000 रुपये को इक्वल बांटेंगे, कितना आएगा 25,000 रुपये, 25,000 रुपये, कमाल है ना। अब बताइए यहाँ पे चंदर्स कैपिटल अकाउंट, आगे आप लिख लेंगे फुल फॉर्म। तो चंदर्स और दामिनी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो रहा है ना, हाँ सर। तो क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, बाई प्रीमियम फॉर गुडविल, क्या लिखा जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, पूरा फुल फॉर्म लिखना है आपको। अमाउंट किसके कॉलम में, चंदर में 25,000 रुपये और दामनी में भी 25,000 रुपये। हाँ सर, ये तो कमाल है गया। आगे भी कुछ लिखा है, हाफ ऑफ विच विल बी विड्रॉन बाय चंदर एंड दामनी, आधा गुडविल का पैसा चंदर और दामनी ने विड्रॉ कर लिया। तो यानी कि देखिए ये एंट्री नंबर 1 था, ये एंट्री नंबर 2 है, और एंट्री नंबर 3 में क्या, ये जो पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे तो कैपिटल उतने से कम हो जाएगा ना, तो चंदर्स कैपिटल डेबिट हो जाएगा और दामनी भी डेबिट हो जाएगी, और पैसा फर्म के पास से चला जाएगा टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। तो आधा, तो 25,000 का आधा कितना हो जाएगा, 12,500 टू 12,500, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, बैंक में आ जाएगा 25,000 रुपये। तो ये 3 एंट्री है, स्पेस कम था इसलिए मैंने ऐसे बता दिया। तो 3 एंट्री तो मैंने जनरल एंट्री बता ही दिया, ठीक है ना। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको एंट्री करना है, क्या करना है, चंदर और दामिनी का कैपिटल अकाउंट डेबिट हो रहा है ना, तो डेबिट साइड में लिख दिया जाएगा टू, क्या लिखा जाएगा, बैंक अकाउंट, क्या लिखा जाएगा दोस्तों, बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट है, 12,500, 12,500, ठीक है ना। हाँ सर, कमाल है। जनरल एंट्री तो ये तो हम पहले से सीख चुके हैं, हाँ तो पहले से सीख चुके हैं। तो नया जनरल एंट्री इसमें क्या बनाना होगा, बस इसका जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपका आया है ना उसी का जनरल एंट्री करना है। सर कैसे करेंगे, एक बात बताइए, रिवैल्यूएशन अकाउंट लेजर है ना, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट अगर डेबिट साइड में है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हुआ होगा। क्रेडिट में क्या करेंगे, क्रेडिट में जो नाम लिखा हुआ है, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, टू फर्नीचर, टू क्लेम फॉर डैमेज, कमाल है ना। और जो क्रेडिट में इसका मतलब रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हुआ होगा, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट होगा, डेबिट क्या होगा, ये अनरिकॉर्डेड डेटर लैंड एंड बिल्डिंग। आप जनरल एंट्री आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब क्या करना है, अब आपको टोटल जोड़ देना है, और टोटल जोड़ के इधर का ये घटा के लिख देंगे टू बैलेंस CD। आप इसका टोटल करिए, 2,83,375 रुपये। हमने चंदर का टोटल किया 2,95,875 में से ये घटा दिया 12,500, तो ये आ गया। अब हम इसका टोटल करेंगे, टोटल कर लीजिए 2,61,875, इसमें से कितना घटाना है आपको, 12,500, तो आ जाएगा 2,49,375। कमाल है ना। एलिना का तो बराबर रहेगा 3 लाख रुपए, इधर है तो 3 लाख का 3 लाख रुपए ही रह जाएगा, यानी कि बैलेंस CD 3 लाख रुपए, ठीक है ना। और ये जो बैलेंस CD आया है वो बैलेंस शीट में आ जाएगा कैपिटल्स अकाउंट में, ठीक है ना। यानी कि क्या क्या नाम है, चंदर है, दूसरी पार्टनर है दामिनी, और तीसरा है एलिना। तो तीनों का कैपिटल चंदर का आया था 2,83,875 और 375 है। उसके बाद है 2,49,375 और तीसरे पार्टनर का तो पूरा 3 लाख रुपए। इसका सम कर लीजिए, 8,32,750, ठीक है। तो ये आपका टोटल, इसको जोड़ लीजिए, 9,44,750 रुपये, ठीक है। तो ये आपका टोटल आ गया। एसेट साइड का भी टोटल इतना ही आना चाहिए। एसेट साइड में हमारा एक रह गया था, क्या रह गया था, बैंक बैलेंस। बैंक बैलेंस आपका कैश और बैंक है 30,000 रुपये। क्या था आपका, कैश एट बैंक जो है वो आपके पास पहले से 30,000 रुपये था। अब 30,000 रुपये में देखिए
नया पार्टनर 3,50,000 रुपये लेके आया था ना, 3 लाख कैपिटल का, 50,000 गुडविल का, तो इसका मतलब इसमें ऐड हो जाएगा 3,50,000 रुपये। और उसके बाद पुराने पार्टनर गुडविल का अमाउंट कितना विड्रॉ कर लिए थे, 25,000 रुपये ना, तो बैंक से पैसा चला गया था ना, तो माइनस हो जाएगा कितना रुपये, 25,000 रुपये। तो आप इसका टोटल कर लीजिए कितना आ जाएगा, ये 3,55,000 रुपये। तो 3,55,000 इसका आप टोटल कर लेंगे तो दोनों साइड का बराबर आ जाएगा। टोटल कर लीजिए 9,44,750 बराबर आ गया। हाँ जी, तो ये इसका मतलब हमारा क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हो गया। तो यही था आज के क्वेश्चन में, तो बहुत ही आसान है। और जो आपके एग्जाम में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला आता है, तो ये भी आता है, पिछले 2 साल से यही आ रहा है। जब से कोविड आया है तो 2020 में एग्जाम हुआ है और 2021 में हुआ है, 2020 में तो हो ही गया था, 21-22 में 2 साल में यही था आपके सिलेबस में। बट इस साल एडजस्टमेंट भी है जो 2023 में एग्जाम देने वाले हैं। तो आप अभी पहले बेसिक सीखिए, उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का हम बाद में सीखेंगे। तो आप अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ रहा है तो, ठीक है। जितना आप लोगों का प्यार मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा, उतना ही मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं उतना ही जल्दी आपका पूरा सिलेबस कोशिश करूँगा कराने का, ठीक है। तो इसी के साथ आज की मुलाकात हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।